Good morning, students. Today we are going to start new chapter, that is D and F block elements. So first of all, the D block elements are also known as transition elements. What are transition elements or D block elements? These are the elements in which there is a presence of incompletely filled d orbitals or d subshells or partly filled. We know that कि in d orbital maximum number of electrons that can reside is 10. That means d10 is fully filled. And in previous grade you have learned that half filled and fully filled electronic configuration is very much stable, right? So this fully filled configuration and then there is half filled होगा अगर हमारे पास D5 है. बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके पास सिर्फ वही डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिट डी सबशेल्स हैं या फिर पार्टली फिल्ड डी सबशेल्स हैं इन देयर ग्राउंड स्टेट, या फिर उनके किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो लाइक आयंस के पॉजिटिव किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक आयन बन गया है, उस स्टेट के अंदर भी अगर उसके डी ऑर्बिटल में आपके पास हाफ फिल्ड या फिर पार्टली फिल्ड और इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी सबशेल्स हैं, देन यू ऑल्सो रिगार्ड दम एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स. आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम्स में दैट व्हाट आर डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट? तो आपका आंसर वहाँ पे क्या रहना चाहिए कि जो इनकम्प्लीटली फिल्ड या पार्टली फिल्ड डी सबशेल्स होंगे ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनको हम ट्रांजिशन रिगार्ड करेंगे. जिनका डी सबशेल फुली फिल्ड होगा, D10 होगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं इंक्लूडेड है. So the electronic configuration for d block elements general is n-1 d1 to 10. मतलब d में आपके 1 से लेके 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं एंड ns में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर. What is n-1d? n-1d is inner shell which is also known as penultimate shell. जैसे आपके पास सपोज 3 शेल्स हैं, ये आपका वैलेंस शेल होगा तो अंदर वाला आपका पेनल्टीमेट शेल कहलाएगा, राइट? वैलेंस शेल से जो नेक्स्ट इनर वाला शेल होता है दैट इज पेनल्टीमेट शेल, जो आपका डी रहेगा, लास्ट वाला आपका एस रहेगा अकॉर्डिंग टू द जो आपका सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का उसके अकॉर्डिंग, राइट? सो उसके बाद हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक में आपके पास देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज़. ट्रांजिशन सीरीज़ में हम लोग स्टडी करेंगे लाइक हम लोग ने पढ़ा के प्रोडक्ट टेबल में आपके पास देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. उनके अंदर भी अगर हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं, तो डी ब्लॉक को जब भी स्टडी किया जाता है तो एक ट्रांजिशन सीरीज़ में करते हैं. ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास 4 रोज़ आते हैं. हर एक रो में मेरे पास 10 एलिमेंट्स रहेंगे बेटा, और हर रो का जो सीक्वेंस है उसको हम स्टडी करेंगे. अब थोड़ा सा जनरल आपको एक डिस्क्रिप्शन देंगे कि किस रो में कौन सा एलिमेंट आता है. सो आउट ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज हियर स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 एंड्स एट एटॉमिक नंबर 30. ओके, तो इस सीरीज़ में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 30. दिस सीक्वेंस यू हैव ऑलरेडी डन इन योर 11th स्टैंडर्ड. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप जब भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हो, स्कैंडियम से हम 3D सबशेल को फिल करना स्टार्ट करते हैं. 3D 1 2 3, फिर उसके बाद ये एक्सेप्शनल केस है, देन 3D 5, 3D 6 7 8 9, ये फिर से एक्सेप्शनल केस होता है कॉपर क्रोमियम का. देन हमारे पास जिंक पे आके आपका ये 3D 10 कंप्लीट हो जाता है. एज वी ऑलरेडी हैव डन दैट कि जब आप लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो तो आपका जो साइज़ है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है. अगर आपका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है दैट मीन्स आपका एक ही जो सबशेल है वो फिल हो रहा है.
एक ही सब शेल जब फिल होना शुरू हो जाता है, जैसे ही वो अपना जो एटमोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करने वाला होता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मेरे बाहर नहीं जाने चाहिए, बट मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसी वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो उसका साइज़ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइज़ आपका स्मॉलर हो जाता है। सेम सीक्वेंस आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में भी चलेगा, बस क्योंकि हम एक स्टेप आगे आ गए हैं तो ये वाली ट्रांजिशन सीरीज़ में आपका 4D1 फिल होना स्टार्ट हो जाता है। एटॉमिक नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 39 से स्टार्ट होके आपके पास यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी में अप टू कैडमियम हमारा एटॉमिक नंबर यहाँ पे 48 रहता है और इसमें 4D10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, योर होमवर्क इज यू ऑल have to do the electronic configuration for all the 4 series. okay, हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, बिकॉज आपका जो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है बेटा, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं में से आते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में किसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको बताना चाहिए। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में देखो हमारा येट्रियम आ गया, जिरकोनियम, देन न्यूबियम, MO इज़ मोलिब्डेनियम, then TC is technetium, then there is Ru, ruthenium, then RH is rhodium, PD palladium, हम इसको कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, then silver and at last we have cadmium. ओके, तो जैसे ही सीरीज़ स्टार्ट होती है एक सबशेल फिल होना शुरू हो जाता है। सीरीज़ के ख़त्म होते होते आपका वो सबशेल कम्प्लीटली क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्सेप्शंस आपको कॉपर क्रोमियम का लर्न कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज़ है दैट इज़ थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। सो थर्ड ट्रांजिशन के एलिमेंट्स हैं लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, देन देर इज़ टंगस्टन, देन रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। सो इन दिस सीरीज़ हमारे पास F ऑर्बिटल्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वहाँ पे हमने F सब शेल को भी फिल करना स्टार्ट कर देना है। इसमें F जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और 5D जो है सीरीज़ यहाँ पे 5D1 स्टार्ट होता है और टिल मर्करी आपका 5D10 कंप्लीट हो जाता है। राइट, सेम केस में यहाँ पे भी रही रहेगा एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, हाफनियम, सीबॉर्जियम, देन बोरियम, देन हेसियम, उसके बाद मिटीनियम आ गया हमारे पास, फिर दमस्टेडियम, रोंडेजेनियम, देन कॉपरनीसियम। सो अगेन ये यहाँ पे 61 का सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है एंड टिल द एंड 6010 इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ पे हमारे पास 4F स्टार्ट होता है फिल होना। ठीक है, और यहाँ पे 4F कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें से ना कुछ एलिमेंट्स हमारे शिफ्ट हो जाते हैं F ब्लॉक में। यहाँ से भी एक्टेनियम के बाद एलिमेंट्स जो हैं वो अलग रो बना के बैठे हैं ना पीरियोडिक टेबल में, हमने उनको सेपरेट रखा हुआ है F ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन एट द एंड यहाँ पे आते आते भी आपका जो 5F होगा वो उसका भी जो सबशेल है कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज व्हाट इज आयनाइजेशन ऑफ एटम्स। आयनाइजेशन ऑफ एटम्स का मतलब है जब भी हम किसी भी एक गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लेते हैं तो वो एटम आपका आयनाइज हो जाता है। जनरली क्या होता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन जब भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, राइट, rather than फ्रॉम 3D ऑर्बिटल से उसको निकलना चाहिए, क्योंकि हम जब ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड ऑन हमारे D में हो रहे हैं ना, बट जब इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है तो वो आपका हमेशा 4s से जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल करें आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26, ओके, आर्गन 18 होता है, 18 तक ये कवर हो जाएगा, तो 3D6 4s2। आयरन का जो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज Fe2 पॉजिटिव। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या करेगा अभी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने लूज कर दिए, तो अभी आर्गन 3D6 रह जाएगा।
ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग के आप 3D4 कर दो, लाइक अगर आप 3D से ही निकाल रहे हो तो 3D को बाद में लिखोगे फिर 4s2 3D4, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी ब्लॉक की आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द डी सब शेल विच इज पेनल्टीमेट शेल। ओके, so next we are going to start general properties of transition elements. First property is atomic radius. Atomic radius आपका वैसे भी when we move from left to right, again वही concept, on moving left to right atomic radius decreases. अगर atomic radius decrease हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा? Because there is increase in nuclear charge, right? प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स एंटर टू n-1 डी सब शेल। हमारे पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे जैसे इसकी जो फिलिंग है वो स्टार्ट होती जाएगी, वैसे वैसे आपका साइज डिक्रीज करता जाएगा। व्हेन यू मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज एंड देन टू जिंक, ये आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लास्ट पे बस जब आप जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस है दैट इज़ स्कैंडियम, टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, देन आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जब आप स्कैंडियम से जाते हो बेटा अप टू लाइक कॉपर तक जा रहे हो, पहले आप मैंगनीज तक आएंगे, 3d5 हो गया इसका, 3d5 तक तो पहले ये आपका कॉन्टीन्यूटी में इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्कैंडियम एक्सेप्शन होता है, जैसे हर ग्रुप का पहला एलिमेंट्स एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन रहेगा। फिर टाइटेनियम से धीरे धीरे आपका साइज़ क्या होगा, अब ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मैंगनीज तक आपका साइज़ डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर आयरन का और ज़्यादा कम हो जाएगा, कम होते होते ये अप टू सीक्वेंस आपका चला जाएगा कॉपर तक। कॉपर तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ही होना है, बिकॉज D1 से D9 तक तो पहुंच जाएगा वो। देन जब आप जिंक पे आते हो, जिंक के पास होता है D10। हमने ये पहले भी स्टडी करा बच्चे कि अगर किसी का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, लास्ट वाला जो शेल है ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। अगर उसको और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, सेटिस्फाइड है, शेल पूरा कंप्लीट है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे एक सडन इंक्रीज़ आता है, लाइक कॉपर का 128 होता है एटॉमिक रेडियाई, तो जिंक का आपके पास रह जाता है 137, इतना इंक्रीज़ आ जाता है इसमें, ठीक है। सो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, बिकॉज आपके 3D सबशेल जो है उसकी फिलिंग स्टार्ट हो गई है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड होते जाएंगे, साइज डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर इंक्रीज हो रहा है। एंड आपका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है n-1 डी सबशेल में ऐड होता रहेगा टिल कॉपर आपका साइज डिक्रीज करेगा कॉन्टीन्यूटी में। एंड आफ्टर कॉपर जिंक में, क्योंकि ऑक्टेट पूरा कंप्लीट, सॉरी उसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो एक इंक्रीज शो करेगा। और यही सीक्वेंस आपका बाकी वाले ट्रांजिशन सीरीज में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। एंड फर्दर द सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड इन आयनिक रेडियस ऑल्सो, राइट। सेम चीज़ आपकी आयनिक रेडियस में भी रहेगी, जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। बट आयनिक रेडियस में आपके पास जो सीक्वेंस रहेगा, रीजनिंग रहेगी, वो भी आपने ऐसे ही देना है कि आयनिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज स्मॉलर देन दोज ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। सेम सीक्वेंस है, सेम रीजनिंग आएगा, चाहे तो तुम लोग इन पॉइंट्स को कोलैबोरेट भी कर सकते हो, राइट। देन द थर्ड पॉइंट इज मेटालिक करैक्टर। इन मेटालिक करैक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वी नो दैट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। अगर ये सारे के सारे मेटल्स हैं, दैट मीन्स इनके पास सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। दैट मीन्स हाई डेंसिटी होगा, हार्डनेस होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट,
टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ क्वाइट हाई, डक्टाइल होंगे, मैलेबल होंगे, उसके बाद इनका हाई थर्मल एंड लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, दे मस्ट बी लस्ट्रस. बट एक्सेप्ट 3 एलिमेंट्स दैट आर जिंक, कैडमियम एंड मर्करी. जिंक, कैडमियम, मर्करी, इन 3 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स मेटालिक प्रॉपर्टीज़ अपनी शो करेंगे, बिकॉज इनमें 3d10 पूरा है तो ये ट्रांजिशन मेटल में इंक्लूडेड नहीं है. अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, वाई जिंक, कैडमियम, मर्करी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? योर आंसर विल बी दैट दे हैव 3d10. इनका जो आउटरमोस्ट सबशेल है, पेनल्टीमेट शेल है, वो पूरा कंप्लीट है. दे डोंट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन इन देयर डी सबशेल, सो दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो हार्डनेस जो है मेटल का वो हमें बताता है कि उसमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. जितना ज़्यादा मेटल हार्ड होगा उतना ही हम बोलेंगे कि उसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है. और जो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, पता ही है कि ओवरलैपिंग की वजह से बना गया यहाँ पे. तो जनरली ये एलिमेंट्स के पास हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आता है. इन शॉर्ट, अगर आपको ये समझना है तो आपके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मैंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है. स्कैंडियम में 1, then 2, 3, एक्सेप्शनल केस है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. पहले आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करा, देन आफ्टर मैंगनीज इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स पॉसिबल है. और जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी. तो देयरफॉर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो सीरीज़ में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है पहले 1 to 6, देन इट डिक्रीजेज टू 0. इन तीनों एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, दीज 3 एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल्स हैं. इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है इट वाज क्वाइट हाई. बट अगर हम इनको देखें तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई होता ही नहीं है, इसलिए इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इतनी ज़्यादा हायर नहीं होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. इन केस ऑफ डेंसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, राइट. सबकी डेंसिटी हायर होगी. बट व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, especially from titanium to copper. When you move from titanium to copper, there is increase in the density. Density में एक increase आता है. This increase is due to decreased atomic radius. Atomic radius अगर आपका decrease होता है तो density आपकी increase हो जाएगी. एंड सेकेंड थिंग इज कि atomic volumes of transition elements are low. Why it is low? It is because electrons are added to, electrons तो हर बार n-1 d सबशेल में ही ऐड हो रहे हैं, and not इन S. n-1 में बार बार एडिशन इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, S वाले में नहीं हो रहा. यही रीज़न है कि इनका एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो लो होता है. देयरफॉर अगर एटॉमिक वॉल्यूम लो है, साइज स्मॉल है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा. और जो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, अब ये जो हमारा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ने यहाँ पे पार्टली स्क्रीन करना होता है डी इलेक्ट्रॉन्स को. ये जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ना, साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इस न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन कौन करेगा? डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे. अगर डी इलेक्ट्रॉन्स ने इनको स्क्रीन कर लिया तो जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. ठीक है, तो अगर वैसे तो होना क्या चाहिए कि इसको स्ट्रांगली स्क्रीन करना चाहिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, बट ये स्ट्रांगली नहीं करता है, ये पार्टली स्क्रीन करता है. जो डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को पार्टली जो स्क्रीनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. ओके, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को पार्टली शील्ड करते हैं, स्क्रीन करते हैं
फ्रॉम इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी फेस करना पड़ता है। अगर एस वाले भी न्यूक्लियर चार्ज फेस कर रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अब आप देखो एडेड इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ, राइट, क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स में ऐड हो रहा है। तो अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो डेंसिटी क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज ही होगी, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है। एंड देयरफॉर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस प्लस इंक्रीज इन एटॉमिक मास जनरली क्या करेगा, डेंसिटी को इंक्रीज ही करवाएगा, राइट। तो नोट्स आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF ग्रुप में मिल जाएंगे। वॉच द वीडियोज़ केयरफुली, then make proper notes from the PDF and you can ask for your queries